नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में अभी तक ठोस अपशिष्ट यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेसिकली मैं लेक्चर्स के नाम नहीं लूँगा, ये कौन सा लेक्चर है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके पहले मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आ जाएंगे। मतलब जैसे कि मैंने पहले क्या एक्सप्लेन किया था, ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं। अभी हम लोग किस पे हैं, ई अपशिष्ट पे। ई अपशिष्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में निकल सकते हैं, और जब स्टेटमेंट आते हैं ना तो बहुत इजी होते हैं। बस आपको क्या करना है, उसमें से जो कीवर्ड होते हैं ना, जैसे सिखाया जाता है कि कीवर्ड के विषय में आप जानकारी रखिए, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। कहीं कुछ एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं लिखा है, बस वो चीज़ें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो ई अपशिष्ट में हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपशिष्ट। ये अपशिष्ट खतरनाक नहीं है। यदि इसे सुरक्षित भंडार में स्टॉक किया जाए तो ये अपशिष्ट खतरनाक नहीं है। यदि इसे सुरक्षित भंडार में स्टॉक मतलब इकट्ठा किया जाता है तो, या वैज्ञानिक तरीके से इसका पुनः निवर्णीकरण, ठीक है, पुनर्चक्रण किया जाए, तब भी ये खतरनाक नहीं है। या इसके भागों को औपचारिक क्षेत्रों में समग्रता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए, तब भी नहीं। ई कचरे को खतरनाक माना जा सकता है यदि आदिम तरीके से इसका पुनर्निर्वनीकरण किया जाता है। मतलब बहुत पुराने तरीके से, जैसे पहले चीजें होती थी ई कचरे की, और आदिम मतलब वही जो बहुत पुराना तरीका हो, उस तरीके से अगर हम लोग, या फिर क्या कहते हैं, बहुत घटिया तरीके से जिसको कह सकते हैं, कि अगर हम उसका पुनर्चक्र करें कहीं भी कुछ भी कैसे भी, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनर्चक्रित कर रहे हैं कि अपने में ऑटोमेटिक ये ले लेगा और जो है एक साइकिल के रूप में आ जाएगा। तो जैसे जल चक्र पढ़ा, फास्फोरस चक्र पढ़ा आपने, उसी प्रकार से ये भी है ई चक्र। तो ई अपशिष्ट में ई चक्र का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर से आया है कि बेसिकली जब आप इसको रिसाइकिल करेंगे ना, जैसे रिसाइकिल कहते हैं, पुनर्निर्वनीकरण वही होता है। जब रिसाइकिल करने लगेंगे आप, तो किस कैसे भी नहीं कर सकते कि हाँ कहीं भी फेंक दिया, आप चलते फिरते में हो गया, नहीं नहीं। उसका एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप करेंगे तो उसमें फायदा होगा। 2005 के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा सर्वेक्षण किया गया, और उस सर्वेक्षण में जो CPCB है आपका, उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक, उनके अनुसार भारत में शीर्ष 10 शहरों में ई कचरा पैदा करने में मुंबई पहले स्थान पर है, और उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, नागपुर है। अगर ई कचरा संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो इसमें मोबाइल फ़ोन आ जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अन्य ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL जैसी अन्य चीज़ें जिसमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं या जब उनका उपयोग समाप्त हो जाता है, तो ये कचरा कहलाते हैं। पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। इसके दोगुना होने की दर लगभग 16% है। सॉरी, 16 ओवर्स है, परसेंट नहीं है वो। ठीक, तो इसके दोगुने होने की दर लगभग 16 ओवर्स है। अन्य प्रकार के कचरे की अपेक्षा ई कचरे में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही है। सही बात है। ठीक, वैश्विक स्तर पर 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ है। ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है कि 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन कचरा उत्पन्न हुआ है, जो लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था। ठीक, इसके बाद यूरोप द्वारा जो उत्पन्न ई कचरा है वो लगभग 42.5 मतलब 42.5% की बात कर रहा है। उसके बाद अफ्रीका में केवल 0.9% के आसपास पुनर्रिसाइकिल करता है। तो अगर हम एक इन डेटा की ही बात कर लें, इस जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, वैश्विक स्तर पे ई कचरे की बात कर रहे हैं तो 21% वृद्धि हुई है,
और इसके दुगने होने की दर लगभग 16 वर्ष है, मतलब 16 वर्षों में यह दुगना हो जाता है, पहली चीज। उसके बाद ये कह रहा है कि अन्य प्रकार के कचरों की अपेक्षा ई कचरे में सबसे तेजी से वृद्धि हो रही है, और इसकी अगर हम बात करें 2019 में लगभग 53%, 53.6 लिखा है, मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था, जो लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था। 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ई कचरा। ई कचरे में टीवी भी आता है, रिमोट भी आ जाते हैं, फ्रिज भी आता है, वॉशिंग मशीन भी आते हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक, अब आगे हम ई पापिस्ट में देखते हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करने लायक है ये कि यह माइंड मैप जो बनाया गया है आपका वो 2022 में ही बनाया गया है, लेकिन इसके जो डेटा हैं वो आपके 2019 से लिए गए हैं, क्योंकि वही उपलब्ध था। ठीक है, भारत की स्थिति की बात करते हैं ई अपशिष्ट पर। ठीक, तो भारत की स्थिति क्या है? भारत में वर्ष 2019 में लगभग 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया। मिलियन आप लोग जानते होंगे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 3 मिलियन 30 लाख, तो 30 लाख अप्रोक्स आप मान के चलिए 30 लाख टन ई कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें से लगभग 90% कचरा का वितरण उपलब्ध नहीं हुआ। भारत में ई कचरे के 90% से अधिक हिस्से को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा सुलभ संभाला जाता है। ठीक, भारत में ई कचरे के 90% से अधिक हिस्से को अनौपचारिक, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। जैसे होता है गवर्नमेंट और होता है प्राइवेट जॉब, वैसे औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब ये होता है कि जो औपचारिक क्षेत्र से होते हैं बेसिकली उनकी पीएफ, एडीए जो भी होता है आप लोग जानते हैं, और जैसे कि आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है, उसमें छुट्टियां भी होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन औपचारिक अनौपचारिक रूप में ये होता है कि बंधुआ मजदूर टाइप के लगे पड़े हैं, 7 दिन 12 घंटे काम चल रहा है, ना किसी प्रकार के स्वास्थ्य का उनका ख्याल रखा जाता है, ना उसके लिए पैसा दिया जाता है, ना प्रोविडेंट फंड होता है, तो वो अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आते हैं। तो वो इसी प्रकार से जो वर्तमान में भारत में ई कचरा इकट्ठा करते हैं वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब आप देखते होंगे पीठ पर लादे हुए, पीठ पे एक छोटा सा थैला लिए हुए, और अक्सर देखो गली गली या मोहल्ले मोहल्ले में से निकलते हुए वो कूड़ा इकट्ठे हुए ई पेस्ट, आपका जैसे प्लास्टिक का कोई सामान मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान मिल गया, कुछ भी मिला उनको, तो बस सामान होना चाहिए। अब ये नहीं पॉलीथीन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पॉलीथीन उठाने वाले भी अलग होते हैं, और उठाया और रखा अंदर और टहल रहे हैं, वो अनौपचारिक। औपचारिक जैसे एमसीडी के थ्रू आ जाएं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कचरा उठाने वाले आते हैं और वो अलग अलग कचड़ों को अलग अलग कैटेगरी में रख करके लेके जाते हैं, तो औपचार उनको क्या कह सकते हैं? औपचारिक। और जो जिस टाइप के ये होते हैं, थैला उठाया पूरे गली गली टहल रहे हैं, वो अनौपचारिक है, वो अपने पेट पूजा के लिए ये काम करते हैं और ले जा करके बेचते हैं, कुछ पैसा उनको मिलता है। यही है जो ई कचरे से संसाधनों को निकालने के लिए गैर वैज्ञानिक और खतरनाक तरीके अपनाते हैं, बाद में गैर जिम्मेदार तरीके से डंप कर दिया जाता है। ई कचरा उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें, ट्रिपल ई के उत्पादन में वृद्धि को औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। दूसरा, ई कचरे के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण उच्च और गैर जिम्मेदार पूर्वक खपत और इन उत्पादों का छोटा जीवन काल, और ट्रिपल ई उत्पादकों द्वारा एक निश्चित समय के बाद इन उपकरणों को अनिवार्य रूप से अप्रचलित कर दिया जाना है। सबको ये तो पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप मोबाइल को निकाल दोगे। कुछ लोग अपने मोबाइल को फोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं, लैपटॉप फोड़ डालते हैं, तो जो फोड़ डाले लैपटॉप किसी काम का नहीं तो कहाँ जाएगा? कचड़े में जाएगा। आप हो सकता है कि किसी दुकानदार को बेच देने, कुछ लोग होता है उसको जीवन भर रखे रहते हैं, निशानी के तौर पर एक टाइम आता है उसको निकालना पड़ता है, उसको बेच देते हैं कबाड़ी वाले को, ले जा भाई। वही ये बोल रहे हैं कि ई कचरे के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण उच्च और गैर जिम्मेदारी पूर्वक खपत, पहली चीज। दूसरा, इन उत्पादों का छोटा जीवन काल, और ट्रिपल ई जैसे बोला इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
उत्पादकों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के बाद इन उत्पादों का निलंबन या फिर निष्कासन कर देना, ये कुछ हद तक जिम्मेदार है। अब इससे होने वाले ई कचरे से समस्या और हानियां क्या क्या हो सकती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। विश्व स्तर पर उत्पादित ई कचरे के 80% भाग के स्रोत निपटन स्थल और इनको अंतिम रूप से फेंकने से पूर्व इनमें उपलब्ध संसाधनों के निष्कर्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पहले से ही यही लाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अवैज्ञानिक तरीके से इन ई कचरों को ले जाकर के डंप कर दिया जाता है, लेकिन वो डंप के बाद भी क्या होता है कि उसी मैनर में इनको ले जाकर दूसरी जगह डंप कर दिया जाएगा। रिसाइकलिंग का कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं कि ये रिसाइकिल हो सकें, और कौन सी विधि आखिर ये यूज करते हैं जिससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, किसी को पता नहीं हो, ना तो किसी के पास इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। ट्रकों में लात लात के ऐसे ऐसे गज्जा छोड़ देते हैं जहां पर आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो विकसित और बड़े देश के साथ साथ स्थानीय स्तर पर उच्च वर्ग अपने द्वारा उत्पादित ई कचरे को अविकसित एवं छोटे देशों और निम्न वर्ग की ओर हस्तांतरित कर रहे हैं। सच्चाई यही है, ठीक है। और निष्कर्षण की बात करें तो निष्कर्षण की अनुपयुक्त तकनीकों के कारण ई कचरे से कोबाल्ट की कुल प्राप्ति दर केवल 30% के आसपास है, जबकि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए इस धातु की मांग काफ़ी अधिक है। ई कचरे से पारिस्थितिकी असंतुलन के साथ साथ जल, वायु, भूमि व मृदा रेडियो सक्रिय प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। ये आपको पता है कि हम जब पर्यावरण के अंतर्गत ये पढ़ ही रहे हैं तो पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। यही यूपीएससी जानना चाहती है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें कॉमन सेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें कि कौन सी चीज़ें कॉमन हैं इस पॉइंट में। जब ई कचरे परिस्थितिकी असंतुलन की बात हम कर ही रहे हैं तो परिस्थितिकी असंतुलन होगा तभी तो इसमें डाला हुआ है। तो ई कचरे के उपयोगिता की बात अगर हम करें या संभावना, तो ई कचरा जो होता है आपका सभी प्रकार के कचरों में सबसे मूल्यवान साबित हो सकता है। सही बात है। उल्लेखनीय है कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोना, चांदी सहित कई मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं। ई कचरे से सोना, चांदी, कोबाल्ट और प्लेटिनम के साथ साथ अन्य दुर्लभ धातुएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक अध्ययन के अनुसार समान मात्रा में चांदी अयस्क की अपेक्षा ई कचरे से अधिक मात्रा में चांदी प्राप्त की जा सकती है। विदित है कि 1 टन सोने के अयस्क की तुलना में 1 टन स्मार्टफोन में 100 गुना अधिक सोना होता है। अब आप सोच लीजिए कि कह रहा है कि 1 टन सोने की अयस्क की तुलना में 1 टन स्मार्टफोन अगर आप ले लें तो उसमें 100 गुना अधिक सोना निकलेगा। अब ये नहीं कि कल से मोबाइल सारे दुकानों से इकट्ठा करके और सोना निकालना स्टार्ट कर दें और सारे मोबाइल पता लगे अपना भी मोबाइल फोड़ डाले इसके चक्कर में, वो बहुत शोध का विषय है, वो ऐसे नहीं निकाले जा सकते हैं। ई कचरे का नियमन की बात करें तो 2019 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो ई कचरे के वैज्ञानिक और सुप्रबंधन के लिए लगभग 78 देशों ने कोई न कोई विनियमन जरूर बनाया है। भारत ने भी 2016 अक्टूबर की बात करें, 2016 में अक्टूबर की बात कर रहे हैं, में एक नीति को अधिसूचित किया जिसे ई कचरा प्रबंधन नियम कहा जाता है। हालांकि इसका कार्यान्वयन अभी तक संतोषजनक नहीं रहा है। वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल वीएमसी अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल, ये आपकी अगली हेडलाइन है। इसमें कह रहा है कि छोटे और मध्यम उद्योग समूहों को उनकी औद्योगिक संयंत्रों में अपशिष्ट न्यूनीकरण में मदद कर सकता है। नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहे पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी या काउंसिल की बात कर रहा है, तो नई दिल्ली की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है प्रदूषण की कमी के लिए नीति वक्तव्य 1992 के उद्देश्यों को साकार करना, और जिसमें कहा गया है कि सरकार को नागरिक को पर्यावरण, ये जोखिम, संसाधन क्षरण के आर्थिक, स्वास्थ्य खतरों और प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक आर्थिक लागत के बारे में शिक्षित करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है
अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल में हमें एक प्रकार से स्वास्थ्य के खतरों, प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक आर्थिक लागत के साथ साथ में संसाधन के क्षरण की, इन सब की हमें जानकारी और इनके विषय में हमें लोगों को बताना पड़ेगा या शिक्षित करना पड़ेगा, तभी हमारा मकसद पूरा हो सकता है। एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है नई दिल्ली की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकती है यूपीएससी, ठीक है। और यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो स्टेट में बहुत कम चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, बना सकता है, पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी में चांसेस हाई हैं, ठीक। अब आगे ये टॉपिक आपका ईएपिस्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आगे है आपका जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार की तकनीक क्या क्या है और जैव उपचार होता क्या है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन में हम पूरा एक लेक्चर अगर जितने का पता है, मेरा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि लेक्चर लिमिटेड हो, मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर का हो और टॉपिक वाइज हो। जैसे ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया पेस्ट, तो बस दैट इट। अब अगला लेक्चर जो बनेगा वो आपका जैव उपचार बनना चाहिए, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में, 20 तरह की बातें सुनने को ना मिले उसी में, ये भी आ गया वो भी आ गया, इस टाइप का नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।